नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमरावती के पीडीएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु सीएसआर निधि से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही इस अस्पताल में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भर्ती करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इस हेतु 20 वेंटिलेटर व 10 मिनी वेंटिलेटर भी प्रदान किए। वेंटिलेटर की खेप लेकर तुरंत ही एक ट्रक अमरावती के लिए रवाना भी करवा दिया गया। इसमें से 10 वेंटिलेटर पीडीएमसी व 10 वेंटिलेटर सुपर कोविड अस्पताल को मिलेंगे। वहीं 10 मिनी वेंटिलेटर अमरावती महानगर पालिका को दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि से पीडीएमसी अस्पताल में 200 क्यूबिक लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की निर्मित क्षमता वाला ऑक्सीजन निर्मित प्लांट स्थापित किया जाएगा। अमरावती मनपा के महापौर चेतन गावंडे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती, राज्य के पूर्व मंत्री श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पीडीएमसी के डीन डॉक्टर एटी देशमुख तथा भाजपा के शहर महासचिव प्रशांत शेगोकार के समावेश वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को नागपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर भेंट की और अमरावती शहर सहित जिले में फैल रहे कोविड संक्रमण के बारे में जानकारी देने के साथ ही जिले में मरीजों के इलाज हेतु साधनों की किल्लत को लेकर चर्चा की। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शनिवार 1 मई को महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस अवसर पर संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण करते हुए कहा कि किसी भी संकट का बिना घबराए सामना करना और उस संकट पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ना महाराष्ट्र का स्वभाव रहा है। ठीक इसी तरह सभी के सामूहिक प्रयासों से कोरोना संकट पर भी जीत हासिल करते हुए महाराष्ट्र एक बार फिर प्रगति की राह पर दमदार तरीके से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों को महाराष्ट्र दिवस व कामगार दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज 1 मे आहे, आज महाराष्ट्र दिन आहे, आज कामगार दिवस आहे। खरं 1 मे खूप उत्साहामध्ये आपण साजरा करत असतो आणि केलाही पाहिजे, पण मागच्या वर्षीही आपण करू शकलेलो नाही, कारण त्यावेळेलाही कोरोनाचं संकट होतं आणि ह्याही वेळेला परिस्थिती काही खूप चांगली आहे अशातला भाग नाही आहे। आजच्या निमित्तानं माझी सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की आपण आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे, मास्क लावला पाहिजे, हात धुतले पाहिजे, एक अंतरावर आपण सगळ्यांनी राहिलं पाहिजे। पण त्याच्यासोबतच आपण दुसऱ्यांनाही हे सांगत राहिलं पाहिजे की बाबांनो मास्क लावा। थोडासाही जर टेम्परेचर वाटलं किंवा काही सिम्पटम्स वाटले कोरोनाचे तर ताबडतोबीने डॉक्टरला आपण सांगितलं पाहिजे, भेटलो पाहिजे आणि RT-PCR आपण एक करून घेतला पाहिजे। खूप मंडळी ज्यांचा जीव जातो ती खूप उशिरा लोकांना सांगतात, पब्लिकला सांगतात किंवा डॉक्टरला सांगतात किंवा खूप उशिरा स्वतःचं ट्रीटमेंट सुरू करतात। सर्दी खोकला आणि कोरोनामध्ये फरक आहे। सर्दी खोकल्याला सिरियसली घेण्याची गरज आहे असं मी या ठिकाणी प्रांजळपणे सांगते। आपण आपली काळजी घ्यावी अशी विनंती करते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिले में शनिवार 1 मई की दोपहर से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस हेतु जिले में 5 नए कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर केवल इसी आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें मनपा क्षेत्र के तहत जिला सामान्य अस्पताल, पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज तथा दशहरा मैदान स्थित मनपा आइसोलेशन दवाखाने में स्वतंत्र टीकाकरण केंद्र शुरू करने के साथ साथ वरुड व अचलपुर में भी एक टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया है, जहाँ पर रोजाना 200 लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि पहले दिन चूंकि वैक्सीनेशन का काम दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ, अतः केवल अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित 3 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 100 लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया गया। शनिवार की सुबह अकोला स्वास्थ्य संचालक कार्यालय से कोविशील्ड वैक्सीन के 7,500 डोज की खेप अमरावती पहुंची, जिसके संग्रहण व वितरण का आवश्यक नियोजन करने के बाद दोपहर 2 बजे से मनपा क्षेत्र अंतर्गत 3 केंद्रों पर लाभार्थियों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। वहीं इससे पहले शुक्रवार की शाम अमरावती स्वास्थ्य विभाग के साथ राज्य के स्वास्थ्य संचालक कार्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी, जिसमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 1 मई से शुरू करने और इस हेतु तमाम आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
राज्य में इस समय 18 से 44 वर्ष आयु गुट वाले नागरिकों का कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण शुरू किया गया है। इस आयु वर्ग के नागरिकों की संख्या सर्वाधिक रहने के चलते टीकाकरण केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़भाड़ होने की संभावना है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले के अचलपुर तहसील स्थित उप जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़भाड़ तो दूर टीकाकरण के लिए कतारें भी दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके की चर्चा इस समय समूचे राज्य में हो रही है। अचलपुर उप जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ढोले की संकल्पना से अस्पताल में भीड़भाड़ को टालने हेतु अस्पताल परिसर में पहले व दूसरे डोज के लाभार्थियों हेतु 2 अलग-अलग डिब्बे रखे गए हैं, जिनमें यहां पर टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिकों को अपने नाम, आयु, मोबाइल नंबर के साथ ही कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन का उल्लेख रहने वाला कूपन डालना होता है। पश्चात वे यहां पर रुकने की बजाय अपने घर जा सकते हैं और उन्हें बाद में नंबर आने पर फोन करते हुए टीकाकरण के लिए बुलाया जाता है। इस पद्धति के तहत रोजाना 500 से 600 नागरिक यहाँ पर रखे गए डिब्बों में अपना टोकन डालते हैं, जिसकी जानकारी दर्ज करते हुए वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार उन्हें फोन करते हुए बुलाया जाता है। इससे उप जिला अस्पताल में होने वाली भीड़भाड़ कम हो गई है। साथ ही यह तरीका नागरिकों के लिए भी बेहद सुविधाजनक साबित हो रहा है। यहाँ पर अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 10,000 से अधिक नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है और अब 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का टीकाकरण शुरू करते समय यह तरीका बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। कोविड की संक्रामक महामारी को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी 15 मई तक संचारबंदी लागू की गई है। इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक केवल 4 घंटे खुले रहने की छूट दी गई है, किंतु आगामी खरीफ की बुआई के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कृषि सेवा केंद्रों को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की है, ताकि किसानों को कृषि संबंधित आवश्यक साहित्य खरीदने में आसानी रहे। संचारबंदी के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पेट्रोल पंप व MIDC क्षेत्र में स्थित अत्यावश्यक सेवा वाले उद्योग सुबह 8 से रात 8 बजे तक शुरू रह सकेंगे। इसके अलावा यद्यपि इस समय वाइन शॉप से शराब की घर पहुंच पार्सल सेवा उपलब्ध कराने की छूट दी गई है, किंतु किसी भी वाइन शॉप को खुले रहने की अनुमति नहीं है। ऐसे में वाइन शॉप को खोलकर टेक अवे या पार्सल पद्धति से दुकान पर किसी ग्राहक को शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी, बल्कि शराब पीने के शौकीन लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर बुक करा सकेंगे और उन्हें वाइन शॉप व बियर बार के जरिए घर पहुंच पार्सल सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा अपने दिवंगत पदाधिकारी सोमेश्वर पुरसदकर की स्मृति में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस का औचित्य साधते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे शहर के युवाओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस शिविर में रक्तदान करने हेतु रिकॉर्ड 1700 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें से करीब 175 युवाओं ने सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस शिविर में रक्तदान किया। वहीं दोपहर बाद तापमान और गर्मी में वृद्धि होने के चलते यहाँ पहुंचे 100 से अधिक रक्तदाताओं को आयोजकों द्वारा वापस लौटाना पड़ा। इसके साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आजाद हिंद मंडल ने मुख्यमंत्री सहायता निधि में 1 लाख रुपए का धनादेश भी प्रदान किया। यह धनादेश मंडल के अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के हाथों मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे के सुपुर्द किया गया। शहर के सुप्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश चौधरी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद टीकाकरण प्रक्रिया का पूरा नियोजन गड़बड़ा गया है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है और वैक्सीन एवं टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम पड़ सकती है। वहीं अब तक दूसरे चरण के ही अधिकांश लाभार्थियों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में इस प्रक्रिया को सुचारू रखने हेतु 18 वर्ष की बजाय 25 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का फिलहाल टीकाकरण किया जाए। साथ ही 70% वैक्सीनेशन निजी टीकाकरण केंद्रों से करते हुए निजी टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। 18 वर्ष वयोगटावरील हा जो क्लॉज आहे 25 वर्ष वयोगटापर्यंत नेऊन हा जवळजवळ 16 कोटी जे वॅक्सिन्स आपले जे वाचणार आहे त्याचा आपण 25 ते 45 वयोगटाकरता वापरले पाहिजे आणि इफेक्टिव्ह वॅक्सिनेशन करायला पाहिजे, जेणेकरून लोकांमध्ये याबाबतची अनास्था निर्माण होणार नाही, काळजी घेणं आवश्यक आहे। अन्यथा येणाऱ्या दिवसामध्ये कोरोना एक भयानक प्रकोप होऊन फार मोठ्या प्रकारचं नुकसान करू शकतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला परत करू इच्छितो, टाइम्सने काल एक वॉर्निंग अलर्ट जारी केलेला आहे, ज्याच्या माध्यमातून ही माहिती देण्यात आली की अमेरिकेने लेवल 4 अलर्ट जारी केला। लेवल 4 हेल्थ अलर्ट हा बेसिकली त्यांनी त्यांचे जे अमेरिकन सिटीजन भारतामध्ये राहत आहेत त्यांनी कळवलं आहे की यू कम बॅक टू अमेरिका इमिडिएटली, बिकॉज सध्या भारताची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे। तिथे मेडिकल फॅसिलिटीज उपलब्ध नाही, तिथे ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, सिलेंडर्स नाही, बेड्स नाही, औषधं नाही आणि वॅक्सिन सुद्धा नाही। त्यामुळे तुमच्या जीवित हानी होण्यापेक्षा तुम्ही तात्काळ अमेरिकेमध्ये परत या। अशा प्रकारचा इंटरनॅशनल जर अलर्ट हेल्थ अलर्ट जर तुमचा एखादा देश आपल्या भारताच्या विरुद्ध देऊ शकतो, तर मला असं वाटतं आपण हा चिंतेची बाब आहे।
याच्यावर आपण निश्चितपणे अभ्यास करायला पाहिजे आणि आपल्या नियोजनामध्ये बदल करायला पाहिजे। जिले में इस समय कोविड संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बेलगाम होती दिखाई दे रही है और शनिवार को लगातार 5वें दिन भी संक्रमितों की संख्या 900 से अधिक रही। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को विभिन्न प्रयोगशालाओं से मिली रिपोर्ट में 980 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,697 पर जा पहुंची है। इससे पहले फरवरी माह में जब कोरोना को लेकर हालात बेहद विस्फोटक हो चले थे, उस समय केवल एक बार 900 से अधिक कोविड संक्रमित पाए जाने पर कोहराम मच गया था। लेकिन इस समय लगातार 5 दिनों से रोजाना 900 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में हालात को काफी हद तक बेलगाम होता कहा जा सकता है। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि इस समय संचारबंदी और कड़े प्रतिबंधात्मक नियम लागू नहीं रहे होते तो संक्रमण की रफ्तार और संक्रमितों की संख्या को लेकर स्थिति क्या रही होती। वहीं शनिवार को 24 घंटों के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 9 स्थानीय व 3 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 966 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1099 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 3 व ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 470 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 57,596 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,135 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,345 व ग्रामीण क्षेत्र के 5,790 मरीजों का समावेश है। इसमें से 1,944 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,349 व ग्रामीण क्षेत्र में 4,842 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। विगत कुछ समय से अमरावती में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, जिनका अंतिम संस्कार अब तक हिंदू मोक्षधाम में ही कराया जाता था। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक व सामान्य स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों के मृतदेह भी अंतिम संस्कार हेतु ज्यादातर हिंदू मोक्षधाम में ही लाए जाते हैं। ऐसे में हिंदू मोक्षधाम में दाह संस्कार संबंधित कामकाज का काफी अधिक बोझ पड़ने लगा था और यहाँ पर अंतिम संस्कार हेतु शवों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा था। इस बात के मद्देनजर अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा शहर में स्थित 5 अन्य स्मशान घाटों पर भी तमाम आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करना शुरू किया गया, जिसके तहत पहले चरण में विलासनगर व शंकरनगर परिसर स्थित स्मशान भूमियों में कोविड मृतकों सहित अन्य मृतदेहों का अंतिम संस्कार हेतु तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं दूसरे चरण में राहट गांव, फ्रेजरपुरा व वडाली के SRPF कैंप परिसर स्थित स्मशान भूमियों में अंत्येष्टि हेतु तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा आह्वान किया गया है कि संबंधित परिसर में रहने वाले लोग अपने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर अपने परिसर में ही स्थित स्मशान भूमि में मृतक के शव का अंतिम संस्कार करें, ताकि हिंदू स्मशान भूमि पर काम के अनावश्यक बोझ को कम किया जा सके। साथ ही प्रशासन द्वारा यह भी तय किया गया है कि यदि कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या अधिक रहती है और हिंदू मोक्षधाम में जगह व साधन कम पड़ते दिखाई देते हैं तो कोविड संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार भी तमाम तरह की सावधानियां बरतते हुए शहर की अन्य स्मशान भूमियों में किया जाएगा। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है तथा कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर तहसील स्तर पर मरीजों को कोविड सेंटर में बेड व ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो रहा है। इस बात के मद्देनजर राज्य की सभी बाजार समितियों में कोविड सेंटर शुरू करने का आदेश पणन संचालनालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी किया गया, जिसके अनुसार जिले की अलग अलग 12 फसल मंडियों में कोविड सेंटर शुरू किया जाएगा। इसका फायदा तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को होगा। इस हेतु पणन संचालनालय द्वारा कुछ मार्गदर्शक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत इन कोविड सेंटरों में आइसोलेशन कक्ष, ऑक्सीजन सेंटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड व सैचुरेटेड ऑक्सीजन मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु पणन संचालनालय द्वारा बाजार समितियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कठोरा ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गजानन टाउनशिप परिसर में इस समय कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इस परिसर में रहने वाले नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। इन दिनों चांदूर बाजार तहसील के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले शिरजगांव कस्बा, करजगांव व ब्राह्मणवाड़ा थड़ी सहित शिरजगांव बंड ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले प्रहलादपुर में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिक रहने के चलते इन गाँवों को कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। क्षेत्र के गट विकास अधिकारी प्रफुल्ल भोरखड़े के नेतृत्व में एक पथक ने इन सभी परिसरों का मुआयना भी किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य की गरीब जनता के लिए निःशुल्क धान्य वितरण की योजना घोषित की गई है, किंतु जिले में अब तक किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है, बल्कि पता चला है कि गरीबों को निःशुल्क राशन आगामी मई माह में मिलेगा। यानी लॉकडाउन चल रहा है अप्रैल माह में और मुफ्त अनाज मिलेगा मई माह में। ऐसे में एक माह तक 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कहां से व कैसे किया जाए, यह सवाल इस समय गरीबों के सामने बना हुआ है। साथ ही जिले के गरीब नागरिक जल्द से जल्द निःशुल्क अनाज मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
गत रोज अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी तूफान व बिजली की जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ हल्के व मध्यम स्तर की बेमौसम बारिश हुई। इस बारे में मौसम विभाग द्वारा पहले ही आशंका जताई गई थी। साथ ही मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने बताया कि आगामी 6 मई तक मौसम की यही स्थिति कायम रहेगी और 2 मई से 4 मई के दौरान समूचे विदर्भ क्षेत्र में तूफानी हवाओं और बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होगी। जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में उपचार के लिए दाखिल कोविड संक्रमित मरीजों को वार्ड इंचार्ज परिचारिकाओं की निगरानी में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे और प्रयोग में लाए गए इंजेक्शन के खाली वॉयल जमा कराने के पश्चात ही नए इंजेक्शन आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण व उसके इस्तेमाल का हिसाब किताब रखने हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। शहर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाजसेवी राजेंद्र हरकुट ने दूसरी बार अपना प्लाज्मा दान किया ताकि उनके ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 मरीजों की जान बचाई जा सके। शिवसेना की ओर से 1 मई महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर में सैनिटाइजर के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया। घर घर जाकर किए जाने वाले इस अभियान के तहत शिवसेना ने पहले ही दिन महापौर बंगले में घुसकर समूचा बंगला सैनिटाइज किया। इसके पश्चात शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा शहर के सभी प्रभागों में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जाएगा। आपण आजपासून 1 मे महाराष्ट्र दिनापासून आणि अमरावती महानगरात आपण हा कार्यक्रम राबवत आहोत पूर्ण महानगरात म्हणून याची सुरुवात हे अमरावतीच्या प्रथम नागरिक महापौर यांच्यापासूनच झाली पाहिजे असं शिवसेनेचा मानस होता आणि यासाठी महापौर जरी नागरिकांची काळजी घेऊ शकत नाही परंतु शिवसेना या शहरातली नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी समर्थ आहे आणि त्याचीच प्रचिती म्हणून आम्ही आज महापौराची काळजी आम्ही शिवसेना म्हणून घेतो आहे आणि या महानगरातील जनतेची काळजी आम्ही स्वतःच घेतो आहे। म्हणून पूर्ण शहराच्या या उपक्रमाला सुरुवात हे महानगराच्या वतीनं जरी करण्यात आली परंतु हे सुरुवात या महापौरांच्या प्रथम नागरिकांच्या बंगल्यापासून करतो आहे। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्य में हमेशा तत्पर रहने वाले एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स तथा वंदे मातरम फाउंडेशन ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में भव्य रक्तदान शिविर धर्मदा कॉटन फंड कमेटी के हॉल में सुबह 8 से 11 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 62 लोगों ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया। 1 मई को कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमजीवी लोगों की बस्ती में जाकर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को किराना किट का वितरण किया गया। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा के निर्देश पर यह उपक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया। जयस्तंभ चौक स्थित दवा बाजार में मेडिकल शिव कामगार सेना द्वारा कामगार दिवस मनाया गया और दवा बाजार में कोविड संकट काल के दौरान भी अपनी सेवाएं दे रहे कामगारों का सत्कार करते हुए उन्हें कामगार दिवस की शुभकामनाएं दी गई। अमरावती शहर व जिला भाजपा कामगार आघाड़ी की ओर से कामगार दिवस के उपलक्ष्य में बडनेरा परिसर में कामगारों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित करते हुए आयोजन का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से प्रतिवर्ष 1 मई को महाराष्ट्र दिवस एवं कामगार दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक उपक्रम चलाए जाते हैं, किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हुए मनसे की ओर से इरविन अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धा कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें फल बिस्किट के साथ ही मास्क का वितरण किया गया। मोर्शी स्थित शिवाजी उच्च माध्यमिक शाला में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज की जयंती मनाएगी। इस समय सरकार की ओर से जारी त्रिसूत्री के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया गया। इस समय कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से शादी ब्याह समारोह पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में इन दिनों पंजीबद्ध विवाह का महत्व बढ़ गया है। बीते 4 माह की अवधि के दौरान जिले में 419 रजिस्टर्ड मैरिज होने की जानकारी दुय्यम सह निबंधक कार्यालय की ओर से दी गई है। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी एवं कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अमरावती के अग्रवाल समाज द्वारा समाज बंधुओं से संकलित निधि के जरिए खरीदी गई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन का लोकार्पण शनिवार को सत्यधाम मंदिर में किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रवि खेतान, सचिव विनोद सरकीवाला, उपाध्यक्ष विजय केडिया तथा कोषाध्यक्ष सतीश गोयनका सहित कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। विश्व के इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों तथा आदर्श सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह का 400वां प्रकाश पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में शनिवार 1 मई को सोत्साह मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरबानी का पाठ हुआ और गुरुवार से आरंभ पाठ साहिब की समाप्ति की गई।
मेलघाट के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रहे निलंबित वन अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी को धारनी के दीवानी न्यायालय में न्यायाधीश MS गाडे के समक्ष पेश किया गया, जहां पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने श्रीनिवास रेड्डी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया। इसके पश्चात रेड्डी को धारनी से अमरावती रवाना करते हुए जिला मध्यवर्ती जेल के पास भिवापुरकर अंध विद्यालय में बनाए गए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। समीपस्थ माहुली जहांगीर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कल दोपहर यावली से देवरी गांव के बीच गौवंश की तस्करी करते हुए 2 बोलेरो वाहन पुलिस द्वारा पकड़े गए। इन वाहनों में 10 गौवंश जानवरों को कटाई के लिए ले जाया जा रहा था। साथ ही इस मामले में पुलिस ने अकोला जिले की माना तहसील में रहने वाले अब्दुल जमीर व मोहम्मद तौसीफ नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ दरियापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार रमेश आतराम व नगराध्यक्ष राहुल देशमुख के मार्गदर्शन में कार्रवाई करनी शुरू की गई है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से 15,000 रुपए का दंड वसूला गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।